नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है MH1 न्यूज़ के इस मेगा पॉलिटिकल शो जिसका नाम है MH1 एक्सप्रेस। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बोर्ड लगा है और ये बोर्ड है पलवल से विधायक दीपक मंगला का। शाम ढल चुकी है, काफिला अब पलवल में है और पलवल के विधायक दीपक मंगला से हम बातचीत करेंगे। उनसे जानेंगे कि जनता से जो वायदे किए गए थे उन वायदों को पूरा करने में वो कितने सफल रहे, क्या ऐसे वायदे हैं जो वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं और किन वजहों की वजह से या किन कारणों की वजह से वो जनता के बीच जब जाएंगे तो जनता उन पर फिर से एक बार विश्वास करेगी, उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। पलवल एक ऐतिहासिक शहर भी है। पलवल गांधी जी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से उन्होंने यात्रा अपनी शुरू की थी। पलवल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से लेके पलवल के लोगों ने कांग्रेस, हर पार्टी को अपना समर्थन दिया है। उनके कितने वादे पूरे हुए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदें जताई थी वो पूरी हुई है, कितनों पे काम चल रहा है, कितने अभी पाइपलाइन में पहुंचे ही नहीं है, सब पर बात करेंगे दीपक मंगला जी से। बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज़ के इस एक्सप्रेस बस में। आज बस की सवारी करेंगे, आपके शहर का विकास किस रफ्तार में चल रहा है इस बस के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। कौन सा गियर, चौथा गियर तीसरे साल में लग चुका है या नहीं लगा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई ब्रेकर बीच में आया है विकास की गति में तो वो कौन कौन से ब्रेकर हैं उन पर भी बात करेंगे। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भी है, अभिनंदन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए चलते हैं। तो MH1 एक्सप्रेस में सवार हो चुके हैं विधायक दीपक मंगला। उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो वायदे जनता से किए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं, कितने अधूरे हैं, कितने पाइपलाइन में हैं, किन पर सिर्फ आश्वासन दिया गया है, किन का इंतज़ार अभी तक जनता कर रही है। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। दीपक जी, मेरा पहला सवाल ये है कि कार्यकाल को लगभग 3 साल से ऊपर का समय आपके हो चुका है। पाइपलाइन में कौन कौन से काम हैं, कौन कौन से काम करने बाकी हैं और खुद आप संतुष्ट हैं अब तक जितने काम आपने जनता के लिए किए हैं? देखिए, हमारी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 8 साल से ज़्यादा का समय होगा। 8.25 साल हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को बने हुए हैं और मैं अब की बार यहाँ से विधायक भी बना। जब से हमारी सरकार आई है हमारे इस पलवल क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हो गए। अगर मैं आपको विकास कार्यों की बात करूं तो हमारे यहाँ पलवल के अंदर एलिवेटेड फ्लाईओवर, हमारा जो यहाँ अलालपुर रोड से लेकर के हमारा कैंप के यहाँ तक जो बना है 3.25 किलोमीटर का, बड़ी जाम की यहाँ स्थिति रहती थी, वो हमारा बन करके तैयार हो गया है। अगर मैं बात करूं पलवल में जो मेरा खादर का क्षेत्र है वहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी। वहाँ 66 kV का पावर हाउस बन करके वो बिजली की समस्या का जड़ से निदान हो गया है। और हमारे पलवल में अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, देश की पहली यूनिवर्सिटी दुधौला गाँव के अंदर हमारी वो बन करके तैयार हो चुकी है। 95% काम जिसका पूरा हो चुका है। कुछ कोर्स उसके शामिल, हमारे कुछ कोर्स भी उसमें शुरू हो गए। हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर मैं बात करूं अपने बैसलात के क्षेत्र की, बड़ौली वाले क्षेत्र की, तो वहां हमें एक कॉलेज हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है जो बन करके तैयार हो गया, जहां हमारी क्लास लग रही हैं। हमारा ब्लॉक, बड़ौली ब्लॉक हमारी इसी सरकार में हमारा हुआ है। और हमारे 2 ROB, अगर मैं बात करूं हमारा रसूलपुर ROB, हमारा बामनी खेड़े ROB, हालांकि रसूलपुर ROB का अभी काम शेष है क्योंकि कोरोना वगैरह आने से उसका काम बाधित हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है शीघ्र ही वो काम भी हमारा पूरा हो जाएगा। हमारे यहाँ 2 पेंटून पुल, हमारे थंतरी गाँव के अंदर, गुरबारी गाँव के अंदर 2 पेंटून पुल। अगर मैं बात करूँ हमारे यहाँ बच्चों के खेलने के, हमारे खिलाड़ियों के लिए पलवल ही एक हमारा ऐसा जिला था, कोई जिला स्तरीय स्टेडियम नहीं था। आज 28 एकड़ में घुगेरा गांव के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और उसका काम चल रहा है, अंडर पाइपलाइन है। एक इंडोर स्टेडियम 1200 की कैपेसिटी का एक इंडोर स्टेडियम हमारा जो हमारा सुभाष स्टेडियम है उसके
पीछे उसका भी लगभग 95% काम हमारा पूरा हो गया है। अगर मैं बात करूं हमारे पलवल की जो शुगर मिल है उसकी क्षमता बढ़ाने का काम हमारी इस सरकार में बात करूं, अगर मैं बात करूं हमारी पलवल की ITI हाईटेक ITI हुई है, और मैं बात करूं पहले हमारे यहाँ हैवी के लाइसेंस बनते थे, वो हैवी के लाइसेंस हमारे जो यहाँ लाइसेंस बनवाना चाहते थे। इतने काम आपने गिनवाए हैं दीपक जी, आप बता रहे हैं सब कुछ हुआ है, कनेक्टिविटी का इशू खत्म हो गया, लेकिन सारी चीज़ें अगर हम, क्योंकि MH1 एक्सप्रेस में बैठे हैं, पॉलिटिकल शो है, और पॉलिटिकल शो में अगर राजनीति की बातें ना हो तो विकास 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 आपने सारा गिनवाया है, लेकिन संतुष्ट लोग हैं आपके, या आपके जो विपक्षी जो लोग हैं या यहाँ के लोगों का भी जो कहना है, एक तो KGP पे कनेक्टिविटी का इशू, इंटरचेंज का इशू अभी भी बना हुआ है, लोगों की उम्मीद थी आपसे कि आप पूरा करवाएंगे, वो होगा, कब तक होगा उसको जरा क्लियर कीजिए, क्योंकि आपके विरोधी इसको लेके आपके ऊपर बड़ा निशाना साध रहे हैं। कनेक्टिविटी की दृष्टि से बात करूं, आज देश में सबसे अव्वल स्थान है पलवल का कनेक्टिविटी के अंदर। KGP, KMP, दिल्ली बड़ौदा रोड, जेवर एयरपोर्ट, और पलवल से लेकर के हमारा सोनीपत तक एक रेल कॉरिडोर की हमारे यहाँ जिसका काम अब हमारा चल रहा है बहुत, चाहे वो रेल मार्ग है, चाहे वो हवाई, हमारा जेवर एयरपोर्ट है मेरी विधानसभा से मात्र 2 किलोमीटर तक। फिर आपके विरोधी नाव क्यों चलाते हैं शहर में? जब पानी भर जाता है वो कहते हैं सड़कें कनेक्टिविटी तो दे नहीं पा रहे हैं, जब बरसात होती है तो पानी इतना भर जाता है कि नाव चलानी पड़ जाती है। उनका लंबे समय से ये एक यहाँ के लोगों का भी एक ये इशू रहा है, और फिर निशाना आपके ऊपर साधा जाता है। देखिए प्रदीप जी, मैं बताऊँ, हमारे यहाँ हमारी सरकार 2014 में बनी, हमने 2017 में अमृत योजना के तहत 189 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के उससे हमारे इस पलवल विधानसभा क्षेत्र के लिए आया, उसका काम चालू है। और वो हमारा जो हमारी यहाँ पर हमारा जोधपुर गांव का जो रोड है वहाँ पर वो हमारी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो केवल पहले 9 MLD का था, आज वहाँ पर वो 24 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। एक हमारा बसंतगढ़ के अंदर, एक हमारा फिरोजपुर गांव के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। निश्चित तौर पर इनके बनने से जो हमारे कहीं भी जो सीवरेज का पानी जो रोड पर आता था उनमें कहीं ना कहीं से इसके बनने के बाद हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मान के चले कि आप ये कहना चाहते हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जब आप लोगों के बीच जाएंगे तो वो बरसात में नाव नहीं चलेगी कम से कम शहर में। देखिए, मैं जब बरसात आती है धीरे धीरे शहर में भीड़ भाड़ बढ़ रही है, और हमने इसका एक मास्टर प्लान भी हमने तैयार करवाया है कि पलवल के अंदर बरसात आए पानी ना भरे। जब हमारा ये एलिवेटेड फ्लाईओवर हमारा बन रहा था तब कहीं ना कहीं जब विकास कार्य चलता है तो कहीं ना कहीं पानी निकासी को लेकर के उसको लेकर के कहीं सड़क टूट रही हैं, कहीं हमारी सीवरेज की लाइन डली है, तो कहीं ना कहीं देखो लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मुझे याद है कुछ महीने पहले अपने ट्रॉमा सेंटर भी मांगा था, विद साहब ने कह दिया कि 7 ट्रॉमा सेंटर तो पहले से ही फरीदाबाद में। नहीं, मैंने ये विधानसभा में बात उठाई थी ट्रॉमा सेंटर की। वो ट्रॉमा सेंटर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ पास कर दिया, उससे हमें बहुत बड़ी राहत अब हमें कनेक्टिविटी और ट्रॉमा सेंटर की बात हो रही है, जाम की बात हो रही है, आपने बाहर से जाम खत्म किया, आपने कह दिया, लेकिन शहर के अंदर जो जाम की स्थिति है उससे तो लोग वाकई में ट्रॉमा में ही आ जाते हैं। हमने भी अभी आके देखा 3 बार रूट बदलना पड़ा दीपक जी, यहाँ आप तक पहुँचने में हमें 2 बार 3 बार घूम के आना पड़ा। आप देखिए, जो हमारा GT रोड है, जो हमारा बाईपास है, बिल्कुल जाम फ्री है। हमारा जब से एलिवेटेड पलवल शहर के अंदर जो अतिक्रमण है उसकी वजह से जाम ज्यादा होता है, और अतिक्रमण हटाने का मुद्दा विपक्ष ने भी कई बार उठाया। आपके विरोधी जो इस हलके में है वो कहते हैं कि आप अतिक्रमण कम से कम नहीं हटवा पाए, जो बाजारों में और शहर में भी जितना अतिक्रमण। मैं आपकी इस बात को मैं मानता हूं कि अतिक्रमण को लेकर के प्रशासन के साथ साथ जब सामाजिक संस्थाओं का भरपूर सहयोग मिलता है तो निश्चित तौर पर सफलता और अधिक मिलती है। तो वो हमें उनका सहयोग मिल रहा है, और मुझे लग रहा है
कि हमारे यहाँ जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से शहर बढ़ रहा है, जिस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जिस तरीके से यातायात हमारे यहाँ बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमने जाम की स्थिति को भी कवर करने का भरपूर प्रयास हम कर रहे हैं। दीपक जी, मेरा सवाल ये है कि कौशल विकास विश्वविद्यालय या जितनी आपने शिक्षाओं की बात की या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की बात की, वो आप उसको एक उपलब्धि के तौर पर मानते हैं और निश्चित तौर पर किसी भी विधायक को या किसी भी जनप्रतिनिधि को जो उसके सहयोग से हुआ है उसे मानना चाहिए। करण सिंह दलाल ऐसा नहीं मानते। करण सिंह दलाल कहते हैं कि जो आपने किया वो तो बहुत ही गलत किया, YMC को पहले आना था, आपने आने नहीं दिया। इसका क्या उत्तर देंगे? आप ये देखिए, हमारे जब से हमारी सरकार बनी, शिक्षा के क्षेत्र की बात, पलवल ही केवल एक ऐसा जिला था, कोई नवोदय विद्यालय नहीं था सारे हरियाणा के अंदर। आज हमारा 30 एकड़ में रसूलपुर गांव में नवोदय विद्यालय हमारी सरकार में बन करके तैयार हो गया। हमारी सरकार में घोषणा हुई, हमारी सरकार में बना और आज वहाँ क्लासें लग रही हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, हमारे यहाँ पलवल में जो कॉलेज था वहाँ पर MA की क्लासें नहीं थी, आज हमारे यहाँ MA की क्लासें लग रही हैं। ITI हमारी हाईटेक हुई है। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन नहीं, कुछ मामलों को लेकर तो वो कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हैं। अब बात तो आरोप से भी आगे बढ़ चुकी है, आप बखूबी जानते हैं दीपक जी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कुछ कहने के लिए, देखिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा नहीं, ये तो एक मंच है, आपको टिप्पणी भी करनी चाहिए, विरोधियों को कुछ जवाब देना चाहिए आपको। मैंने जितनी बात की, देखो जवाब देती है जनता। मैंने जितनी भी बात करी है मैं बता रहा हूँ। आप किसी से भी इन बातों का सवाल जब आप उनसे भी बात करेंगे तो आप पूछेंगे कि आपके इस जितना समय आपने यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, कि आपके काल की क्या उपलब्धियाँ हैं। मैं ऐसी अनेकों बात अभी मैं आप इतनी हमारे यहाँ पर जो हुई हैं पलवल में विकास को लेकर के। करण सिंह दलाल की बातों को गोल मत कीजिए, वो जवाब तो कम से कम आपको देना ही जी। एक और भी हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले यहाँ भय और आतंक का वातावरण हुआ करता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनी है, पलवल में अमन का, चैन का, शांति का एक वातावरण बना है। तो इसका मतलब है करण सिंह दलाल को धरातल पर कुछ नहीं मिला, इसलिए वो कोर्ट का भी रुख कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर कोई विपक्षी अच्छी बात करे, हमारी कमियों को सामने लाए, तो हमें अपनी उन कमियों का सुधार करना चाहिए। मैं विपक्ष का विरोध नहीं करता, लेकिन ये बात विपक्ष जब पहले उठाता था कुछ समय पहले तक, तो सरकार कहती थी कि मुद्दे नहीं है। आज विपक्ष कह रहा है कि मुद्दे इतने हैं कि सरकार के पास जवाब नहीं है। आप नौकरियों की पारदर्शिता की बात करते थे, सरकार करती थी, वो मुद्दा विपक्ष सबसे प्रमुखता के साथ उठा रहा है कि नौकरियां है ही नहीं तो पारदर्शिता किस चीज़ में बरत रहे हैं आप शिक्षा की बात करते थे, विपक्ष कह रहा है कि स्कूल ही बंद कर रहे हैं, तो आप शिक्षा की बात कैसे कर रहे हैं। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, विपक्ष कहता है कि कहाँ है। तो सड़कों की कनेक्टिविटी की विपक्ष आपको गड्ढे दिखाता है। देखिए, जैसा कि अभी आप कह रहे हो कि शिक्षा की बात, शिक्षा की मैंने कितनी आपको बताई। हेल्थ को लेकर के मैंने आपको बताया कि सरकारी अस्पताल में पहले क्या होता था, आज 2500 की OPD है हमारे पलवल के सरकारी अस्पताल में। अगर मेडिकल कॉलेज की हमारे यहाँ पर घोषणा हुई है, ज़मीन की आइडेंटिफिकेशन हो रही है। अगर मैं बात करूँ उद्योग की, तो मैंने विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से बात की थी कि हमारी KGP, KMP इतनी कनेक्टिविटी हुई है, अगर आज हमारे यहाँ पर कोई IMT आए तो हमारे इस पलवल क्षेत्र के अंदर बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और उससे हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र के लोग। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस KMP के साथ साथ 12 औद्योगिक इकाइयाँ बसाने की बात की है 1210 एकड़ में, और ये भी हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि औद्योगिक चीज़ों का विस्तार होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दीपक जी, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी वो ये है कि औद्योगिक इकाइयों की वजह से पानी जो है प्रदूषित हो रहा है। आप पलवल की बात कर लें,
आप मेवात की बात कर लें, आप नूह की बात कर लें, सबसे ज़्यादा कैंसर के जो मामले सामने आ रहे हैं वो इन्हीं जगहों से सामने आ रहे हैं। पलवल का भी इसमें नाम शामिल है, जैसा मैंने जिक्र किया। ये एक बड़ी समस्या है, इसे आइडेंटिफाई करके उसके लिए क्या काम किया जा रहा है? उद्योग बढ़ाना अच्छी बात है, अलग बात है, लेकिन उसका जो नुकसान है, जो जनता भुगत रही है, जैसा मैंने आपको बताया कैंसर के पेशेंट्स, उनके लिए क्या प्लान है, क्या रोड मैप है? देखिए, अभी हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे प्रदेश के परिवहन मंत्री माननीय मूलचंद शर्मा जी के नेतृत्व में कुछ विधायकों की एक कमेटी बनाई, जो हमारा यमुना नहर का पानी हमारे इस क्षेत्र से होकर के आ रहा है, जो सोनीपत से दिल्ली में एंटर करता हुआ, फरीदाबाद एंटर करता हुआ हमारे क्षेत्र से गुजरता है, वो पानी दूषित है। उस पानी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। वो पानी कैसे साफ हो, कैसे प्रदूषण रुके, उसको लेकर के हमारी 3 मीटिंग भी हुई हैं और इसको लेकर के सरकार गंभीर है कि प्रदूषण ना फैले और दूषित पानी ना है, उसको लेकर के बड़े और MH1 एक्सप्रेस को लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि दीपक मंगला साहब जब आपकी इस गाड़ी में बैठे, बस में बैठे और ये पॉलिटिकल शो है, तो आप उनसे ये सवाल कीजिएगा कि आगरा कैनाल से वो सिंचाई के लिए पानी नहीं ला पा रहे हैं। ये आपके हलके के किसानों का भी और आपके विपक्षियों का भी। मैंने यही तो बताया। देखिए, सिंचाई की समस्या बड़ी समस्या। हमने यहाँ एक बैराज बनाने की मांग कर रहे हैं। मैंने इस बात को लेकर के विधानसभा में भी कहा, जब तक इस बैराज की हमारी घोषणा ना हो, जब तक हम बैराज ना बना पाए, तो हमने अधिकारियों से बात करके, सीनियर लीडर्स से बात करके, हमने अपने क्षेत्र में ये जगह आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इरिगेशन विभाग के अधिकारियों को यहाँ ला करके हमने मौका मुआयना कराया, ताकि हमारे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। हम 4-5 विधायक उस दौरे में हम सब साथ रहे। हमारा प्रयास है कि हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो। कोई ऐसा काम है जो आप चाहते हैं कि ये जो 1.5 साल का समय बचा हुआ है, ये रहते रहते पूरा हो जाए, ताकि लोगों को हमेशा के लिए, पलवल के लोगों को हमेशा के लिए एक चीज़ ऐसी आपकी ओर से सौगात की तरह हो कि हमेशा याद रहे? मेरा ये प्रयास है कि पलवल के अंदर भी मेट्रो पलवल तक आए। इसको लेकर के मेरा पूरा प्रयास है कि पलवल के अंदर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों, पलवल के अंदर मेट्रो हो, पलवल के अंदर हमारी और ज़्यादा ट्रेनों का ठहराव हो, पलवल के अंदर हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए मेट्रो को लेके तो दावा कुछ हो रही है कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही, हरियाणा के 3 शहरों को मेट्रो से जोड़ दिया, उसके बाद लगभग 10 साल होने को हैं आपको, लेकिन आप उससे आगे उस काम को बढ़ा नहीं पाए और वो 3 शहर रह गए। धीरे धीरे इतना मेट्रो का विस्तार हो रहा है, धीरे धीरे इतना विकास हो रहा है। अगर हम बात करें हमारे आसपास के क्षेत्र की भी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे इन 8 साल के अंदर रोजगार की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, हर क्षेत्र के अंदर हमारे इस पलवल क्षेत्र का लगातार विकास होता आ रहा है। ठीक है दीपक जी, एक ज़रा पॉलिटिकल सवाल हो जाए। पलवल बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है? अगर पलवल के अंदर हम बात करते हैं, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब नगर परिषद का दौर आपको याद होगा, चुनाव हुए, ऐसी मनमुटाव की खबरें आई कि आप जो तीनों लोग हैं, खासतौर पर आपकी बात करें या सीमा त्रिखा की बात करें, बड़ा जोर लगाना पड़ा बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने में। मनमुटाव की खबरें आई, ये खबर आई कि लोग खुश नहीं है उस प्रत्याशी से, बावजूद इसके चूंकि आप लोगों ने समर्थन किया, एडी चोटी का जोर लगाया, इसलिए वो आगे बढ़ पाए। तो इनमें कितनी सच्चाई है, एकजुटता है बखूबी? देखिए, अगर एकजुटता नहीं होती, नहीं उसके लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा। सबने, अगर मैं बात करूं तो कोई भी पॉलिटिकली आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी, चाहे कोई भी चुनाव हुआ है, चाहे शुगर मिल में का चुनाव हुआ, कोई भी चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ा। देखिए, मतभेद और मतभेद में फर्क होता है। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है बिल्कुल ये पलवल भी, और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र को लेके 9 विधानसभाएं हैं। एक, जैसे रेणु जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक है क्या,
क्योंकि ऊपर से एक संतरे की तरह सब एक दिखता है, लेकिन जब उसके छिलके खोलते हैं तो कांग्रेस वाली स्थिति आ जाती है, फाड़ फाड़ फाड़। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक एक कार्यकर्ता एक होकर के चुनाव, कभी भी कोई भी चुनाव आ जाए, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम जनमानस को लेकर के, आम जनमानस की दिक्कतों को देखते हुए, देखिए अभी पीछे जब कोरोना आया, मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारे पलवल क्षेत्र से कोई भी श्रमिक बगैर खाना खाए हुए नहीं निकला होगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के साथ मिलकर के, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बात हो, कहीं किसी दुखी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर के भरपूर सहयोग करके इतनी बड़ी महामारी से हमारे क्षेत्र ने निजात पाई। दीपक जी, दो पार्टियां हैं जो इस समय फरीदाबाद और पलवल क्षेत्र में काफ़ी जोर लगा रही है। एक तो आपके सहयोगी हैं, धनखड़ साहब कहते हैं कि वो डिप्टी हटाना चाहते हैं और हम पूर्ण बहुमत की सरकार लाना चाहते हैं, और उन्होंने उस हिसाब से अपना संगठन बनाना और आगे की कामकाज। आपको लग रहा है कि 2024 साथ में रहेंगे कि, या फिर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए जो कमेटी बनी थी उसकी कभी मीटिंग नहीं हुई, इसी तरह कभी 2024 में रास्ते अलग अलग होंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी जज्बा, क्योंकि पलवल में उनका जोर है और फरीदाबाद में जोर उन्होंने लगाया। भारतीय जनता पार्टी जज्बा की सरकार, जब से हमारी सरकार बनी है, विकास कार्य करने में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हो रहे हैं और आपस में मिलकर के बहुत अच्छे से काम चल रहा है, आपस में तालमेल है। लेकिन फिर हर उपचुनाव के पहले या किसी छोटे मोटे चुनाव के पहले ये जो मजबूत सरकार है, इसको सोचना क्यों पड़ जाता है कि हम आपको बताएंगे कि हम कब साथ में लड़ेंगे या हम लड़ना चाहते हैं या नहीं? ये स्थिति, ये नौबत क्यों आती है? ऐसी कोई स्थिति नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सत्ता में आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के इस काल के अंदर जितने विकास कार्य सारे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, सबको साथ लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी किसी से बगैर भेदभाव के विकास कार्य करवा रहे हैं। मैं कहता हूँ, राजनीति के जानकार तो सवाल इसलिए उठा रहे हैं ना, क्योंकि आपके पलवल में ही आप साथ में सरकार चला रहे हैं, चंडीगढ़ में आप एक साथ बैठे हुए, लेकिन पलवल में आपकी पार्टी के लोग उनकी पार्टी के लोगों को शामिल कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग आपकी पार्टी के लोगों को शामिल कर रहे हैं। देखिए ये कोई विषय नहीं है कि कौन किस पार्टी में जा रहा है। विषय ये है कि दोनों पार्टी मिलकर के अच्छे से सरकार चला रही हैं, प्रशासनिक काम हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब विकास के काम होते हैं, आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। विपक्ष के पास कुछ कहने को नहीं रहा, विपक्ष के पास कोई बात नहीं रही है। आपके जिले से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस का कार्यकर्ता उनका मानना है या उनका दावा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में इस समय उत्साह में है। तो उसके बाद आप कितनी बड़ी चुनौती फिर से मान रहे हैं कांग्रेस को आने वाले आपके हलके में विधानसभा चुनाव? देखिए अभी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे इस पलवल क्षेत्र से निकल सके। देखिए, और जिस तरह जो हाल हुआ भारत जोड़ो यात्रा का, वो आप सबके सामने है। मैं ये कहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से, भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जो विकास की दृष्टि से हैं, रिकॉर्ड तोड़ काम हमारे इस पलवल क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं, और आप आने वाले समय में पलवल का एक अलग रूप देखेंगे। और अब भी अगर आप कुछ समय पहले पलवल आए हुए हैं और आज आप पलवल आए, तो आपको पलवल का सुधरा हुआ रूप आपको नज़र आएगा। मैं प्रदीप जी और मैं रेणु जी आपसे कहूँगा भी हमारे एलिवेटेड आप इस फ्लाईओवर को देखो। दीपक मंगला को अगर अपने विरोधियों को कुछ कहना हो तो दीपक मंगला का क्या जवाब होगा? देखिए, अगर कहीं भी लगता है हमारे काम में कोई कमी है, तो वो कमी अगर हमको कोई हमें उजागर करेगा तो सकारात्मक रूप से हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उस कमी को पूरा करें। और बाकी विपक्ष
कुछ भी कहे हम उसको भी पॉजिटिवली लेते हैं, हम भी उसको पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। मेरा तो केवल ये है कि हम विपक्ष की बातों पे ध्यान न रखते हुए, नेगेटिव की ओर ना देखते हुए, केवल पॉजिटिव की ओर, नहीं, लेकिन कई बार नेगेटिव चीजें जो है वो प्रेरित करती हैं आपको पॉजिटिव करने के लिए। मैंने पहले ही और मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि जो आपके प्रतिद्वंदी है, जिनका आप नाम तक नहीं ले रहे हैं, जी, वो तो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो मैसेज क्या रहेगा उनके लिए? देखिए, मेरा जब भी किसी चैनल के माध्यम से कभी बातचीत होती है तो मेरा केवल ये कहना होता है कि आपने 20-25 साल में क्या किया वो आप काम बता दो। हमारे भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है हमने क्या काम किया मैं वो बता देता हूँ, और ये फैसला जनता कर। तो मेरा ये कहना है कि आज हमारे पलवल में हमारा ये सौभाग्य है कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के रूप में मिले हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के जो चलते हैं। और हमारे इस पलवल के ऊपर विशेष स्नेह प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर की है। चाहे कोई भी क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का, मैंने पहले भी कहा। तो ये जो आप स्नेह की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, अगली बार अगर जनता का आशीर्वाद फिर मिलता है दीपक मंगला को, तो दीपक मंगला को ये उम्मीद रहेगी कि वो आशीर्वाद किसी पद के रूप में तब्दील हो जाए। पार्टी सरकार ने मेरे को जितना दे रखा है, मैं जो भी दायित्व पार्टी सरकार देती है उस काम को करने में मुझे अपार आनंद मिलता है। और मैं पलवल क्षेत्र मतलब मंत्री पद अगर मिल जाए तो अपार आनंद की अनुभूति होगी दीपक मंगला को। देखिए, जो पार्टी संगठन जिस कार्यकर्ता को जो भी देती है तो पार्टी और कार्यकर्ता उस नाते काम करता है। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने कहा कि आने वाले वक्त में उम्मीद यही है कि पलवल का विकास होगा। तो MH1 एक्सप्रेस में आज सवारी की है या हमारे साथ यात्रा की है दीपक मंगला ने। कह रहे हैं कि पलवल का उसी तरह से विकास होगा जो वायदे उन्होंने जनता से किए थे, क्योंकि पिछली सरकारों में वो सब कुछ नहीं हो पाया जो वर्तमान सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कर दिया है। अब देखना ये है कि आने वाले 1.5 सालों में विधानसभा चुनाव में और उससे पहले जब लोकसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी के इन कार्यों से जनता प्रभावित होकर अपना आशीर्वाद देती है या फिर सत्ता से महरूम करती है। एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।